Hello friend, welcome back to our channel Know Your Country. In last video we see about the union and its territory. In this video we see about the citizenship, how we can acquire citizenship and how we can lose the citizenship. So a lot to know, a lot to discuss, so stay tuned. In citizenship, like other modern state, इंडिया के पास भी दो तरह के लोग हैं। पहले है जो कि इंडियन सिटीजन है, दूसरे जो एलियन जो कि बाहर से आए हुए हैं। और जो इंडियन सिटीजन है वो भारतीय नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य है और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं। तीसरा जो इंडियन सिटीजन है वो पूरी तरह से ऑल सिविल और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जो एलियंस जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है वो ये राइट इंजॉय नहीं करते। एलियंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियंस होते हैं और दूसरे एनिमी एलियंस होते हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं कि फ्रेंडली एलियंस कौन से होते हैं, एनिमी एलियंस कौन से होते हैं। फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जिनके इंडिया के साथ अच्छे और फ्रेंडली रिलेशन हो। और एनिमी एलियंस वो होते हैं जिनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते, या तो इंडिया उनके साथ युद्ध की स्थिति में हो या युद्ध चल रहा हो और उनमें कम राइट इंजॉय करते हैं। एनिमी एलियंस है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन राइट आर्टिकल 22 इंजॉय नहीं करते। अपना संविधान कुछ राइट देता है जो कि इंडियन सिटीजन्स को देता है और दूसरी तरफ उसको डिनाई कर देता है जो कि एलियंस जो कि इंडियन सिटीजन नहीं होते। उनमें से है, पहला है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि रिलीजन के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर होता है, जो कि आर्टिकल 15 में आता है। और राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो आर्टिकल 16 में आता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्यक्ति की स्वतंत्रता अभियंत्रण, जो कि असेंबली एसोसिएशन, जो कि आर्टिकल 19 में आता है। इसके साथ साथ कुछ और अधिकारों की लिस्ट है जो कि है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं, जो कि इंडियन सिटीजन इंजॉय करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो कि एलियंस होते हैं वे इंजॉय नहीं करते। उसमें अगला अधिकार है राइट टू वोट, वोट का अधिकार, जो कि हम लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में करते हैं। छठा अधिकार है राइट टू कि लोकसभा की सीट पे पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ना, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा की सीट के लिए इलेक्शन लड़ना, जो कि इंडियन सिटीजन्स के ही पास होता है। राष्ट्राधिकार है कि जैसे कुछ पब्लिक ऑफिस जो कि इम्पोर्टेंट ऑफिस है, जैसे राष्ट्रपति ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का पद, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सब पद हैं ये सिर्फ भारत का नागरिक ही जो ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा ये पद दूसरों के लिए नहीं है। ऊपर दिए गए अधिकारों के साथ साथ जो कि सिटीजन होते हैं वो कुछ ड्यूटी भी होती है उनकी इंडियन स्टेट के रिगार्डिंग, जो कि है पेइंग टैक्स, लाइक पेइंग टैक्स की टैक्स पे करना, अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना और अपनी कंट्री को डिफेंड करना। उसके साथ एक इम्पोर्टेंट, भारत में जो भी भारतीय सिटीजन हो बाय बर्थ और किसी फॉरेनर ने भारतीय सिटीजनशिप ली हो, दोनों ही प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल होते हैं। पर अमेरिका यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो सिटीजन बाय बर्थ किया है वही ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए हैं जो कि सिटीजनशिप को दर्शाते हैं, तो आइए जानेंगे उसके विषय में। भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप को दर्शाते हैं, जो पार्ट सेकंड में है। इसके साथ साथ ये उन्हीं पर्सन जो कि सिटीजन मानता है इंडिया के, जो कि 26 जनवरी 1950 को, ये उन्हीं पर्सन को पहचानता है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय सिटीजन थे। उसके साथ साथ ये जो कि है ये डील नहीं करता कि कैसे सिटीजनशिप ली जाती है, कैसे लॉस होती है। उसके लिए अलग से प्रोविजन होते हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट होता है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है इन एक्ट को बनाने की। जिसमें जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 हो गया, उसको बाद बाद में बदला भी गया, उसमें संशोधन किए गए, जो कि 1957, 1960, 1986, 2003, 2005, 2015 में किए गए। ये जानेंगे इनके विषय में। जो अपना
भारत के संविधान के अनुसार जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 4 कैटेगरी के ही लोग इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। ये जानते हैं हमें 4 कैटेगरी कौन कौन सी है। पहली है कि एक व्यक्ति जो इंडिया में रहता हो और 3 में से एक कंडीशन को फुलफिल करता हो। अब 3 कंडीशन कौन सी है ये जानेंगे। 3 कंडीशन, पहली है कि वो भारत में जन्मा हो। दूसरी में अगर दोनों में से एक पेरेंट्स भारत में जन्मा हो। और तीसरी कि वो भारत में रहता हो 5 साल लगातार कॉन्स्टिट्यूशन बनने से अपनाने से पहले, जो कि आर्टिकल 5 में आता है, वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। दूसरा कि एक पर्सन जो कि पाकिस्तान से भारत आया हो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर वो या उसके पेरेंट्स में से एक भी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स अखंड भारत में जन्मे हो और वो 2 कंडीशन को फुलफिल कर दो। अब 2 कंडीशन कौन सी है। एक, इन केस अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आया हो और भारत में रह रहा, जब से भारत आया हो, पाकिस्तान से आया तब से भारत में रह रहा हो। और दूसरी कंडीशन है अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया हो, इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड। अगर एक पर्सन इंडिया में रह रहा हो और लगातार जो जब उसने सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन अप्लाई की उसके 6 महीने तक बाद तक भारत में रह रहा हो तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। और तीसरी कंडीशन जो है कि एक पर्सन जो कि भारत से पाकिस्तान चला गया हो और उसके बाद फिर भारत वापसी लौट के आया हो तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। पर उसके लिए शर्त है कि वो इंडिया में रहा हो और जब उसने एप्लीकेशन अप्लाई किया उसके 6 महीने बाद तक वो इंडिया में रहा हो। चौथा, एक पर्सन जो कि जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अखंड भारत में जन्मे हो और जो कि भारत से बाहर रह रहा हो तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर वो रजिस्टर्ड हो एज ए इंडियन सिटीजन बाय डिप्लोमेटिक और काउंसिल। भारत की एम्बेसी होती है जो दूसरे देश में होते हैं वहां पे रजिस्टर्ड हो, जिस देश में वो रहता है वहां की एम्बेसी में रजिस्टर्ड हो, इंडियन एम्बेसी में, तो वो बन सकता है भारतीय नागरिक। ये आपने को आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 8 को इंडियन सिटीजनशिप के विषय में बताता है जो कि ओवरसीज इंडियंस द्वारा ली जाती है, जिसमें ओवरसीज जो पर्सन इंडिया के हो और बाहरले देश में रहते हो किसी दूसरे देश में, तो कि वो इंडियन सिटीजन को शिप को कैसे ले सकते हैं वो आर्टिकल 8 अपने को बताता है। संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके साथ साथ को कुछ अन्य दर्शाते हैं। प्रोविजन भी दिए गए हैं, आइए जानते हैं उसके विषय में। पहले कि एक पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं रह सकता अगर कि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया हो। और दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक या माना जाता है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून जो अनुच्छेद 10 में एक प्रावधान के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा। तीसरा, अपने पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो प्रोविजन बना सकती है कि किस तरह से कि अपनी सिटीजनशिप को लिया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है। और ये सब पावर पार्लियामेंट के पास होती है जो आर्टिकल 11 के अंदर आती है। जो अपना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीए था वो भी इसी एक्ट के अनुच्छेद के अंतर्गत ही आया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 है जो वो अपने को बताता है कि किस आधार पर अपनी नागरिकता है वो ली जा सकती है और किस आधार पर अपनी नागरिकता को गंवाया जा सकता है। तो ये जो है एक्ट है ये बार बार बदला गया, संशोधन किए गए आवश्यकता के अनुसार। तो देखिए जो कि पहला 1957 में हुआ, फिर 60 में हुआ, फिर 85, 86, 92, इसमें संशोधन होते गए आवश्यकता के अनुसार। जैसी आवश्यकता पड़ती गई वैसे इसमें संशोधन होते हुए तो एक्ट 1955 में है पहले एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप को किस आधार पे लिया जा सकता है, किस आधार पे नहीं। तो उसमें है पहला बाय बर्थ की जन्म के अधिकार पर। तो ये जाने पहले एक पर्सन जो कि इंडिया में 26 जनवरी या इसके बाद जन्मा हो बट 1 जुलाई 1987 से पहला जन्मा हो, वो जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक है माना जाता है कि उसके रिस्पेक्टिव की उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है वो भारत का नागरिक है। दूसरा, एक पर्सन जो कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा हो वो भारतीय नागरिक माना जा सकता है अगर जन्म के समय उसके पिताजी भारतीय नागरिक हो। जो
इंडिया में जन्मे हो आफ्टर 3 दिसंबर 2004 को वो भारतीय नागरिक माने जा सकते हैं अगर दो इफ उसके दोनों दोनों पेरेंट्स भारतीय नागरिक हो और इनमें से एक अगर भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो उसके जन्म के समय, तो वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जा सकता है। सेक्ट में दूसरा प्रोविजन है बाय बैकग्राउंड के आधार पर। तो एक पर्सन जो कि भारत के बाहर जन्मा हो और आफ्टर 26 जनवरी 1950 को और 10 दिसंबर 1992 से पहले इंडियन सिटीजन बैकग्राउंड के आधार पर माना जा सकता है अगर उसके पेरेंट्स भारतीय नागरिक हो उसके जन्म के समय। दूसरा, एक पर्सन जो कि भारत के बाहर जन्मा हो और 10 दिसंबर 1992 हो या इसके बाद जन्मा हो भारतीय नागरिक माना जा सकता है अगर दोनों पेरेंट्स में से एक भी भारतीय नागरिक हो उसके जन्म के समय। पर ये जो कंडीशन थी ये 3 दिसंबर 2004 के बाद चेंज हो गई। उसके बाद एक पर्सन जो कि भारत के बाहर जन्मा हो वो भारतीय सिटीजन माना जा सकता है अगर उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन एम्बेसी में 1 साल के अंदर अंदर करा दिया गया हो। अगर 1 साल की अवधि निकल जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके उसके रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, ये उसके विषय में जानते हैं। पहला है जो कि बर्थ एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चाइल्ड की होती है वो इंडियन कॉन्सुलेट यानी इंडियन एम्बेसी में जमा की जाती है। उसमें एक एफिडेविट एक हैंड रिटन में देना पड़ता है दोनों पेरेंट्स को कि वो फ्यूचर में किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रखेगा, दूसरे देश की नागरिकता नहीं रखेगा। अगर वो छोटा बच्चा बड़ा होने पर इंडिया की नागरिकता के साथ साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता को रख लेता है और जब वो बड़ा होता है 6 महीने तक वो दूसरे देश की नागरिकता को नहीं छोड़ता तो वो इंडियन नागरिकता को भी कर सकता है। बाय रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम नागरिकता ले सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय एप्लीकेशन किसी को रजिस्टर कर सकती है इंडियन सिटीजन, पर शर्त यह है कि वो इलीगल माइग्रेंट ना हो और उसके द्वारा कुछ शर्तें हैं जो कि उन शर्तों का पालन होना चाहिए। पहला है कि एक पर्सन जो कि जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उससे 7 साल पहले तक वो इंडिया में रहा हो तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। दूसरा कि एक जो इंडियन ओरिजिन इंडिया के भारत का मूल नागरिक हो और किसी दूसरे देश में रह रहा हो तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है। और तीसरा, एक पर्सन जो कि किसी भारतीय नागरिक के साथ शादी कर लेता, चाहे कोई वो मेल हो या फीमेल हो, और 7 साल तक में रहता है तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है, पर शर्त है कि वो रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करता है उससे 7 साल पहले तक वो इंडिया में रहा हो। और तीसरा, छोटे बच्चे एक पर्सन के जो कि इंडियन सिटीजन हो तो वो ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक बन सकते हैं। एक पर्सन जो फुल एज जो कि 18 साल से ऊपर माना जाता है और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड हो तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। नेक्स्ट, एक पर्सन जो फुल एज जो 18 साल से अधिक हो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर उसके पेरेंट्स सिटीजन हो लगातार 12 महीने तक इंडिया में रहा हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो इंडियन सिटीजन बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। जो कि फुल एज यानी कि 18 साल से ऊपर हो वो भारतीय नागरिक रजिस्टर किया जा सकता है अगर वो ओवरसीज सिटीजन का कार्ड होता है वो 5 साल तक होल्ड करता है और इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले वो 12 मंथ तक इंडिया में रहा हो। चौथा तरीका है जिसके द्वारा हम इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी भारत सर्टिफिकेट और नेचुरलाइजेशन प्रोवाइड कर सकती है, पर सिर्फ वह इलीगल माइग्रेंट नहीं हो अगर वो कुछ कंडीशन क्वालिफिकेशन है उनको पूरा करता हो। इसमें पहली है कि वो उस कंट्री का नागरिक नहीं हो जहां पर इंडियन सिटीजन को रोका जाता है सिटीजनशिप लेने से। और यदि वह किसी देश का नागरिक है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए उस देश की नागरिकता को छोड़ने का वचन देता हो। तीसरा, वह या तो भारत में रहता है या फिर भारत सरकार में सेवा करता है, किसी भी जॉब पे वर्क कर रहा है या आंशिक रूप से आवेदन की तारीख से ठीक 12 महीने की अवधि के दौरान वो किसी
भारतीय पोस्ट पर वर्क कर रहा है। चौथी कंडीशन है कि 12 महीने के उक्त अवधि के दौरान, ठीक पहले वह 14 वर्ष के दौरान या तो वह भारत में रहा हो या भारत में किसी सेवा में रहा हो, तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है। और पांचवा कि वो अच्छे करैक्टर का हो, चरित्र का हो। और छठा कि उसके पास अच्छी नॉलेज हो, जो कि अपने 8 शेड्यूल में लैंग्वेज है, तो उनमें से किसी एक लैंग्वेज की उसके पास अच्छे से नॉलेज हो, तो भारतीय नागरिक बाय नेचुरलाइजेशन बन सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन में लास्ट कंडीशन है कि उसे देश बाय सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन पत्र दिए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इरादा करता हो, या फिर भारत सरकार के तहत या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सेवा में प्रवेश करने या जारी रखने का इरादा रखता हो, तो वह भारत एक सदस्य है उस तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, बन सकता है। हालांकि भारतीय सरकार जो कि विज्ञान क्षेत्र में, जो व्यक्ति विज्ञान क्षेत्र में हो, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोसेस, इन विषयों के द्वारा में सेवा प्रदान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के विषय में भारतीय सरकार नेचुरलाइजेशन में सभी ऊपर जो कंडीशनें दी गई हैं सबको माफ कर सकती है। है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भारत कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, तो जो उस टेरिटरी के पर्सन है तो वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे उस नोटिफाइड डेट के बाद। फॉर एग्जांपल, जब भारत ने पौंडीचेरी को अपना पार्ट बनाया था, तो एक भारतीय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी किया था, जो सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 था, जो कि भारतीय सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर किया था। तो उसके अंतर्गत सभी जो पौंडीचेरी के सभी नागरिक थे वो भारतीय नागरिक बन गए थे। और छठा जो लास्ट प्रोविजन है कि सिटीजनशिप किस आधार पर ली जा सकती है, वह है स्पेशल प्रोविजन, असम समझौते में शामिल व्यक्तियों की नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान। नागरिक जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1958 में पास हुआ था, जो कि खासकर रिलेटेड है फॉरेनर इशू से, कि जो फॉरेनर बाहरले मुल्क से, बाहर दूसरे देशों से, दूसरे प्रदेशों से आसाम में आए हैं, उनके लिए है। पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और आसाम में आए हुए हैं 1 जनवरी 1966 से पहले, जैसे फ्रॉम बांग्लादेश, एंड वो आसाम में रह रहे हैं, जब से वो भारत में आए हैं तब से वो आसाम में रह रहे हैं, तो वो आसाम के नागरिक माने जा सकते हैं, इंडियन सिटीजन माने जा सकते हैं 1 जनवरी 1966 से। प्रत्येक पर्सन जो भारतीय मूल का नागरिक हो और आसाम में 1 जनवरी 1966 के बाद पर 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से आया हो और लगातार आसाम में रह रहा हो, जब से वो आसाम में आया हो, और उसने आपको फॉरेनर यानी कि बाहरले देश से आया हुआ रजिस्टर्ड कराया हो, तो वो पर्सन इंडियन नागरिक बन सकता है। अगर उसके लिए कुछ कंडीशन है कि अगर वो 10 साल तक भारत में रहा हो, तो उन 10 साल समाप्त होने के बाद इंडियन नागरिक बन सकता है, पर उसको सभी अधिकार मिल सकते हैं, बस उसको वोट का अधिकार नहीं मिलता तब तक। तो इन सब से हमने जाना कि हम किस किस आधार पर अपनी नागरिकता ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस आधार पर हम अपनी नागरिकता को लूज कर सकते हैं, किस किस खो सकते हैं, कैसे खो सकते हैं। So in this video we see how we can acquire the citizenship of India. In next video we see how we can lose the citizenship of India. So if you have any question, please comment below and please subscribe the channel, and thank you.